अ, रमजान जी, आप एमआईएम के शुरुआती एक कार्यकर्ता के तौर पे राजनीति शुरू किए थे। आज एमआईएम ने आपके ऊपर विश्वास जताते हुए लोकसभा 29 बांद्रा उत्तर मध्य मुंबई से उम्मीदवार आपको नियुक्त किया है। आप अभी जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उम्मीदवारी के लिए, इसमें आप किस तरह अपना कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं? आपने जो बताया कि मुझ पर जो विश्वास पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने किया, जो हमारे सदर साहब ने किया, असद अवैसी साहब ने, साथ ही साथ अकबरुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मैं इन सभी का मशकूर हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझ पर एतमाद जताया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। बेशक मेरे लिए जो है ये एक बहुत ही बड़ा काम है, लेकिन इस लायक मुझे समझा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके एतमाद पर पूरा उतरूं और साथ ही साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ मैं इस चुनाव को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। आपका टक्कर, मतलब आपको, आपके विरोध में सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार आपको कौन सी पार्टी का लगता है? सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन अ, मैं समझता हूं कि उनको हराने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। आप कहा जाता है कि इतिहास आज तक जो बना है एमआईएम का, जी। कि न खेलब न खेलवई देव खेलवई बिगाड़ब। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा नुकसान आज तक देखा गया है कि एमआईएम ने किया है? ये कैसे संभव है ये मैं नहीं समझ पाया। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा तो चलते रहता है, लेकिन क्या ये संभव है कि 13 सीट लड़ करके 543 सीटों पर नुकसान किया जा सकता है? क्या ये संभव लगता है? हम सिर्फ 13 सीट पे लड़ रहे हैं और हम उसी सीट पे लड़ते हैं जहां पे उम्मीदें लगती हैं, जहां पे स्ट्रैटेजिकली मुंबई जो में है। अभी तक का जो रिजल्ट है एमआईएम का, एमआईएम खड़ी हो या न खड़ी हो, अगर अपना उम्मीदवार जाहिर किया है, फिर भी वो जो विपक्ष है कांग्रेस को या किसी इंडिया पार्टी के जो भी सदस्य हैं, उनको हराने के लिए काफी होता है। ये पिछले चुनाव में देखा गया है कि जैसे यहाँ से लोग विधानसभा से उम्मीदवार नसीम खान थे, 4 बार से विधायक थे, लेकिन उनको हराने के लिए एमआईएम का एक बैठा हुआ थर्ड क्लास का उम्मीदवार भी उनको बैठ के 11,000 वोटों से हरवा दिया है। यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपनी जमीन खोती चली जा रही है और लोग अपना मतदान कांग्रेस के प्रति दे करके, कांग्रेस को दे करके अपने मत का विभाजन करते हैं और नुकसान में जाते हैं। ऐसी सीट्स पे हमने नियुक्ति किया है, ऐसे सीट्स को हमने कॉर्नर किया है, उस पर सिलेक्शन किया है जहां संभावनाएं ज्यादा है। यहाँ से आपने देखा होगा पिछले दिनों की माइनॉरिटी की सीट्स को लेकर के काफी हलचल हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये रुक गया। एक सवाल आपसे है, माइनॉरिटी का जब नाम आता है तो माइनॉरिटी अगर देखा जाए चांदीवाली विधानसभा में या आपके उत्तर मध्य में, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन लोग आते हैं, जी। लेकिन उन क्रिश्चियन लोगों का जो है कोई वोट बैंक का अल्पसंख्यक में गिनती नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल अल्पसंख्यक है वो। तो माइनॉरिटी में अक्सर मुसलमानों का ही नाम लिया जाता है। नहीं, माइनॉरिटी में सभी समुदाय के लोग हैं। माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट भी हैं, माइनॉरिटी में पारसीज भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। ऐसे आपके कैसे साथ बोले? पूर्ण विश्वास के साथ कितना परसेंट मुस्लिम, कितना परसेंट हिंदू, क्रिश्चियन और दलित वोट होंगे? मेरे साथ पूरा मेरा लोकसभा क्षेत्र है। आपका जहां तक जाना जाता है कि आपके विधानसभा हो या कुर्ला या बांद्रा में, जी। आपका हर धर्म के लोगों से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। जी। तो ऐसे में आपको कितना तक वोट मिल सकता है, और आप खुद जीत सकते हैं या किसी का खेला खराब कर नहीं, सकते हैं? किसी का खेला वाला खराब करने नहीं आए हैं, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि एमआईएम को वोट दे करके अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। कांग्रेस को दे करके आप अपने वोट को खराब ना करें। और जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एमआईएम खड़ी होती है कांग्रेस को हराने के लिए, बाकी 530 सीट पर वो लड़ करके जीत जाएं और 13 सीट पे हाथ जोड़ करके हम उनसे माफी मांगते हैं कि इसको छोड़ दें आप। यहाँ से पूनम महाजन सिटिंग एमपी का जो टिकट कटा है, उसका फायदा आपको कितना होगा? बिल्कुल उसका होगा कहीं ना कहीं। ये मैं समझता हूँ उनके साथ उनके
संगठन का मामला है, मुझे उस पर टिप्पणी करना अनुचित लग रहा है। खैर, इसका कहीं ना कहीं तो सेटबैक होगा। अभी नसीम खान जो पूर्व मंत्री एमएलए भी थे, वो कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे चुके थे, लेकिन एकाएक राहुल गांधी से मिलने के बाद वो वापस पार्टी ज्वाइन कर और आज वर्षाताई गायकवाड़ का जोर तोर से प्रचार कर रहे हैं और उनको अपनी बहन माना है। उनका संभव कितना है प्रभाव पड़ेगा मुसलमान वोटों पे और उत्तर भारतीय वोटों पे, आपका क्या प्रभाव? अतीत से सीखना चाहिए ताकि भविष्य जो है सुरक्षित रहे। अभी जो प्रोपोगंडा एक बनाया गया है कि बीजेपी को उज्ज्वल निकम जो है एक सरकारी वकील थे, कसाब और मेमन को फांसी दिलाने में उनको सरकारी वेतन भी मिलता था, जी। लेकिन उनको एक उम्मीदवार उतार के एनडीए सरकार ने इंडिया ने कहा है कि वो आरएसएस के लिए काम करते थे और वो कसाब की जो गोली थी उससे जो है 2 आईपीएस जो मरे, वो कसाब की गोली से न मर के वो पुलिस की गोली से मरे हैं। इस पे एक संशय जो है पब्लिक में जा रहा है मैसेज, उस पे क्या कहना है आपका? अब इस संदर्भ में जो गोली लगी है और जो उसका जांच हुआ है, फोरेंसिक जांच वगैरह हुआ है, जांच का आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, उसी वही के मैं लिए कह रहा हूँ, विवाद जांच चल का रहा है। विषय है, मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है और ना इस पर मैं कोई टिप्पणी कर इसका सकूंगा। ज्यादा रह गई बात उज्जवल निकम साहब की। उज्जवल निकम साहब जो है अगर नहीं होते, मैं समझता हूँ कि अगर कोई साधारण एक छोटा वकील भी होता जो जिसकी प्रैक्टिस छोटी होती, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाता, कसाब को फांसी ही दिलाता। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये देश का संविधान जो है हमारा, ये मानवता के आधार पर निर्मित है, मानवता के आधार पे बनाया गया है, इस कारण जो है सिर्फ फांसी मिला। वरना मैं समझता हूँ कसाब ने जो कृति किया था उसको उसकी सजा जो है ये बहुत कम थी। अभी ओवैसी साहब हैदराबाद में एक भाषण दिए, उनके छोटे भाई भाषण दिए। आज तक उनके मुंह से हिंदुओं के बारे में कोई शुभ संदेश नहीं निकला, लेकिन अब जब से उनके विपक्ष में एक हिंदू लेडी खड़ी